गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग बात कर रहे हैं एंटी HIV ड्रग्स के बारे में। ये एंटी HIV ड्रग्स का तीसरा लेक्चर है। आज हम लोग बात करेंगे वैसे ड्रग्स जो वायरल प्रोटीएज एक्टिविटी को ब्लॉक करता हो। एक क्लासिकल ड्रग्स के बारे में भी बात करेंगे जो बेसिकली इंटीग्रेज एक्टिविटी को ब्लॉक करता हो, और सारे ड्रग्स के मोड ऑफ एक्शन पे भी बात करेंगे, साइड इफ़ेक्ट पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो क्लास है इंटीग्रेज इनहिबिटर। तो इंटीग्रेज इनहिबिटर अगर बोले तो इंटीग्रेज इनहिबिटर एक ड्रग है राल्टेग्रावेर। ये इंटीग्रेज इनहिबिटर है। उसी तरह से हम लोग के पास प्रोटीएज इनहिबिटर है। प्रोटीएज इनहिबिटर तो प्रोटीएज इनहिबिटर में सबसे पहला ड्रग लोपिनावीर, दूसरा ड्रग एम्प्रीनावीर। दूसरा ड्रग है एम्प्रीनावीर। उसके बाद हमारे पास तीसरा ड्रग है रिटोनावीर। तीसरा ड्रग है रिटोनावीर। हमारे पास चौथा ड्रग है नेल्फिनावीर। हमारे पास चौथा ड्रग है नेल्फिनावीर। उसके बाद हमारे पास पांचवा ड्रग है इंडिनावीर। उसके बाद हमारे पास छठा ड्रग है सैक्विनावीर। हमारे पास सातवां ड्रग है दारुनावीर। ये 7 ड्रग्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो बेसिकली प्रोटीएज इनहिबिटर है। लोपिनावीर, एम्प्रीनावीर, रिटोनावीर, नेल्फिनावीर, इंडिनावीर, सिक्विनावीर, दारुनावीर। ये एक्चुअली प्रोटीएज इनहिबिटर ड्रग के सारे ड्रग के लास्ट में सफिक्स नावीर है। देखिए, ये देखिए, ये सेलुलर प्रोटीएज एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक सिंपल सा लाइफ साइकिल ऑफ वायरस का देखते हैं कि वायरस कैसे अटैच्ड होता है होस्ट सेल के साथ, स्पेशली इम्यून सेल के साथ। ये हम लोग पिछले 2 लेक्चर में बात किए। आज भी ब्रीफ कर लेते हैं कि दरअसल वायरस का रेप्लिकेटिंग साइकिल कैसे ऑपरेट होता है। जैसे ये वायरस है, अगर ये वायरस है और बिना किसी देर किए हुए हम लोग इसमें केवल जीनोम बनाते हैं, और ये लिपिड बाइलेयर है। ये जानते हैं कि इसमें इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या है। ये स्पाइक है, GP41 है, ये GP120 है, कैप्सिड है जिसको P24 बोलते हैं। इसके ऊपर भी एक मैट्रिक्स प्रोटीन होता है जिसको P17 बोलते हैं, और ये सब एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज,
और इंटीग्रेज। ये जो अभी ड्रग देख रहे हैं यही दोनों ड्रग का इनहिबिटर अभी बात की हम लोग। इंटीग्रेज इनहिबिटर राल्टिग्राविर, प्रोटीएज इनहिबिटर लोपिनाविर और सो एंड सो। तो लाइफ साइकिल क्या है इस वायरस का, रेप्लिकेटिंग साइकिल क्या है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर हम ये एक बड़ा सा सेल बनाएं, बड़ा सा सेल बनाते हैं, ये देखिए ये CD4 पॉजिटिव सेल्स है। अब इस सेल के सरफेस पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मार्कर है, जैसे ये अगर मार्कर है CD4 क्लस्टर ऑफ डेजिग्नेशन 4, इसके पास को रिसेप्टर भी होता है, ये को रिसेप्टर है, जैसे ये को रिसेप्टर है, ये को रिसेप्टर CCR5। अब इसके थ्रू अटैचमेंट होता है, प्राइमरी अटैचमेंट, ये प्राइमरी अटैचमेंट है और ये सेकेंडरी अटैचमेंट है। तो प्राइमरी अटैचमेंट और सेकेंडरी अटैचमेंट, तो पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने बात किया कि प्राइमरी अटैचमेंट जैसे होता है तो वो सफिशिएंट नहीं है कि वायरस सेल में इंटर कर जाए, उससे पहले ज़रूरी है कि सेकेंडरी अटैचमेंट हो। वो सेकेंडरी अटैचमेंट CCR5 के थ्रू होता है या CXCR4 के थ्रू हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि CD4 पॉजिटिव सेल्स कौन सा है, मैक्रोफाजेज है, मोनोसाइट है, डेंड्रेटिक सेल्स है या टी हेल्पर सेल्स है, तो वो डिपेंड करेगा सेल पे। अब ये जैसे अटैचमेंट होता है, तो ये पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि बेसिकली अटैचमेंट जो CCR5 एंटागोनिस्ट है, CCR5 एंटागोनिस्ट, जैसे मराविरॉक ये ड्रग है, एंटीवायरल ड्रग, ये क्या करता है कि इसके अटैचमेंट को ब्लॉक कर रहा था, तो हम लोग समझ गए थे। दूसरा, जैसे प्राइमरी अटैचमेंट और तो एक क्या है कि अटैचमेंट इनहिबिटर ड्रग हो सकता है मराविरॉक। दूसरा, ये जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी अटैचमेंट हो जाता है तो ये इसके लिपिड मेम्ब्रेन और इसका लिपिड बाइलेयर, जो ये लिपिड बाइलेयर है सेल का, इसके बीच में फ्यूजन होता है, फ्यूजन। अभी फ्यूजन के लिए क्या है, GP41, इसमें भी हम लोगों ने बात किया था। इन्फोवर्टाइड एक ड्रग है, एंटीवायरल ड्रग, जो फ्यूजन इनहिबिटर है। उसी तरह से हम लोगों ने एक और ड्रग का चर्चा किया था, एबेलिजुमाब। एबेलिजुमाब दरअसल मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो इसके अटैचमेंट को ब्लॉक करता है। तो इस तरह से अटैचमेंट इनहिबिटर ड्रग हो गया। और इसका प्रोसेस, वायरस का रेप्लिकेटिंग प्रोसेस क्या है कि प्राइमरली ये प्राइमरी अटैचमेंट और सेकेंडरी अटैचमेंट करने के बाद ये मेम्ब्रेन में फ्यूज हो जाता है, और आफ्टर फ्यूज़न ये अपना, अगर डायरेक्ट बोले तो ये अपना जीनोम रिलीज़ कर दिया, ये अपना जीनोम होस्ट में रिलीज़ कर दिया। जैसा कि जानते हैं कि ये जैसे जीनोम में रिलीज़ करता है तो अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के मदद से ये दरअसल वायरस, ये जो वायरस का जीनोम है इसका एक कॉपी बनाता है। जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनाता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और जैसे बना लेता है उसके बाद धीरे धीरे ये अपने जीनोम को डिग्रेडेट कर देता है आरएनएज एक्टिविटी से। ये आरएनएज एच एक्टिविटी से इसको ये डिग्रेडेट कर लेता है, ये बात हम लोग पढ़े। अब जैसे ये डिग्रेडेट कर लेता है तो डीएनए पॉलीमरेज, जो इसका एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का एक डोमेन है, उसके मदद से ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री बेस बना लेता है। मतलब अब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो गया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैसे ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ स्पेस
यहाँ दिखाते हैं। तो ये होस्ट का ये डीएनए है, ये होस्ट का डीएनए है। तो ये क्या करता है होस्ट के डीएनए में, इसको ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो वायरल डीएनए है, ये क्या है, ये वायरल डीएनए है। इस वायरल डीएनए को अपने जीनोम, होस्ट के जीनोम में इंटीग्रेट कराता है। मान लिया कि अगर देखें तो ये है, और यहाँ से यहाँ तक ये है वायरल डीएनए, ये वायरल डीएनए, ये वायरल डीएनए है। तो ये वायरल डीएनए इंटीग्रेट किया है वाया विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज एंजाइम, इंटीग्रेज। अब यहीं पे एक्ट करता है हमारा ये ड्रग, ये जो इंटीग्रेज इनहिबिटर ड्रग के बारे में बात कर रहे थे, राल्टेग्राविर। ये जो राल्टेग्राविर है इस इंटीग्रेज एक्टिविटी को ब्लॉक करता है, मतलब इंटीग्रेशन वायरल डीएनए का प्रो डीएनए का हो नहीं पाता जीनोम के अंदर, होस्ट के अंदर। जिससे क्या हो गया कि जैसे इसके अंदर ये इंसर्ट नहीं होगा तो बेसिकली प्रॉब्लम ये होगा कि ये इंसर्ट नहीं होगा तो होस्ट के मशीनरी का ये फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। होस्ट अपने प्रोटीन को बना, ये इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, ये जैसे इंटीग्रेट हो जाता है तो ये इसका मतलब है कि जैसे अपना होस्ट अपने लिए जो सेंट्रल डोग्मा परफॉर्म करेगा, फर्स्ट लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन करेगा, प्रोटीन ट्रांसलेशनल प्रोसेस से गुजरेगा, तो ये वायरल प्रोटीन भी साथ ही साथ सिंथेसाइज होते जाएगा। ये पर्पस होता है। तो अनलेस एंड अनटिल कि इसमें इंटीग्रेट हो, विदाउट इंटीग्रेशन ये वायरल प्रोटीन बना नहीं पाएगा। यही कारण है कि ये जो ड्रग है राल्टेग्राविर, ये इंटीग्रेशन को ब्लॉक करता है। स्पेशली अगर बात करें तो ये स्ट्रैंड ट्रांसफ़र ब्लॉकर है, वायरल स्ट्रैंड ट्रांसफ़र होने नहीं देता। तो बेसिकली अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रेज इनहिबिटर कौन है, तो राल्टेग्राविर है। ये दरअसल इंटीग्रेशन नहीं होने देता। अब ये जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग है, लोपिनाविर, एम्प्रीनाविर, रिटोनाविर, नेल्फिनाविर, इंडिनाविर, सिक्विनाविर, डारुनाविर, ये सारे इनहिबिटर कैसे वर्क करते हैं अब इसको देखते हैं। तो ये बेसिक मैकेनिज्म यहाँ तक का ये है। अब मिटा के बताते हैं कि दरअसल ये जो हमारा ड्रग है, ये सारा ड्रग प्रोटीएज इनहिबिटर कैसे काम करता है, ये किस वायरल रेप्लिकेशन के किस स्टेप को ब्लॉक करता है, प्रोटीएज कहाँ वर्क करेगा, इस बात को समझते हैं। अब देखिए, जैसा कि अभी बोल रहे थे कि ये हमारा जीनोम है, होस्ट का जीनोम है, और ये होस्ट के जीनोम के अंदर, ये होस्ट के जीनोम के अंदर अगर ये वायरस हमारा ये रेड कलर से दिखा देते हैं, ये वायरस अगर इसके अंदर, ये वायरस ऐसा इंटीग्रेट कर गया, मान लिया ये वायरस है, वायरस डीएनए है, वायरल डीएनए, ये वायरल डीएनए है। अब ये होस्ट के अंदर इंटीग्रेट कर गया है, तो आप जैसा कि हम जानते हैं कि ये दरअसल वायरल डीएनए का भी एक्सप्रेशन होगा, मतलब इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा। तो बेसिकली इस वायरल डीएनए में बहुत सारा इम्पोर्टेंट जीन है, जिसमें से हम लोग बात करेंगे बेसिकली 3 इम्पोर्टेंट जीन का। इस वायरल डीएनए के अंदर अगर बात करें तो 3 इम्पोर्टेंट जीन है। एक को बोलते हैं अगर 5 प्राइम LTR, ठीक है। दूसरा गैग जीन है। तीसरा पॉल जीन, और चौथा इन्व जीन। पांचवा कह सकते हैं वीप जीन। वायरल इन्फेक्टिविटी फैक्टर।
ठीक है, तो इसमें और उसके बाद इसके लास्ट में LTR होता ही है, लॉन्ग टेंडम रिपीट। बेसिकली इसमें कॉस साइट होता है जो इसको इसमें फिट करने में मदद करता है। साथ में LTR के अंदर प्रोमोटर रीजन होता है। तो उतना डिटेल अभी नहीं देखना, हम लोग बेसिकली केवल इसके मोड ऑफ एक्शन को समझना चाह रहे हैं। तो जैसा कि हम बोल रहे हैं कि ये वायरल DNA है, तो बेसिकली ये जो गैग जीन है, 3 इम्पोर्टेंट जीन है जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये 3 इम्पोर्टेंट जीन है, गैग जीन, पॉल जीन और इन जीन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीन, हर जीन का एक्सप्रेशन का अल्टीमेट रिजल्ट प्रोटीन होता है। तो जैसे अगर बोले कि गैग जीन का अगर फर्स्ट लेवल ऑफ जीन एक्सप्रेशन होगा, फर्स्ट लेवल ऑफ अगर जीन एक्सप्रेशन होगा तो क्या होगा, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब कि ये mRNA बनेगा, मैसेंजर RNA, वो भी क्या, कौन सा, वायरल mRNA। और इस वायरल mRNA पे ये जो सेलुलर राइबोसोम है ये जैसे लग जाएगा, ये सेलुलर राइबोसोम जैसे लग जाएगा तो ये बनेगा प्रोटीन। मान लिया कि ऐसा बोल रहे कि ये प्रोटीन बन गया, ये प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन बना है, ये प्रोटीन लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन है, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन है। मतलब इसके अंदर एक P24 प्रोटीन बना है और इसके अंदर एक P17 बना है, और दोनों एक ही साथ है, लंबा चेन में है। अनलेस एंड अनटिल कि वायरस का जो प्रोटीएज एक्टिविटी है, वायरल प्रोटीएज एक्टिविटी, जैसे जब तक कि ये वायरल प्रोटीएज एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगा, यहाँ ये लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन ब्रेक नहीं होगा, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज नहीं होगा जब तक इसका, तब तक P24 अलग नहीं होगा और P17 अलग नहीं होगा। P24 क्या है, कैप्सिड है, कैप्सोमियर बनाता है, ये कैप्सिड है, ये HIV के लिए कैप्सिड बनाता है। और P17 क्या है, मैट्रिक्स प्रोटीन है। तो जब तक ये वायरल प्रोटीएज एक्टिविटी नहीं होगा तो ये इस जीन का एक्सप्रेशन, गैग जीन का एक्सप्रेशन हो भी जाएगा तो ये लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा, और उसका जब तक प्रोटीयोलिटिक क्लीवेज नहीं होगा तो वायरस का असेंबली नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि कंप्लीट विरियंस नहीं बन पाएगा। तो ये सारा ड्रग इन्हीं स्टेप को रोकता है, यही वायरल प्रोटीएज एक्टिविटी को ब्लॉक करता है। उसी तरह से एग्जैक्टली इसी तरह से अगर हम बात करें इसके बारे में, पॉल जीन के बारे में, पॉल जीन क्या करेगा, पॉल जीन बेसिकली क्या बनाएगा, 3 एंजाइम बनाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, दूसरा ये जो हमारा इंटीग्रेज, और तीसरा ये प्रोटीएज। मतलब कि पॉल जीन का एक्सप्रेशन होगा तो ये mRNA बनेगा, mRNA पे राइबोसोम लगेगा, कौन सा राइबोसोम, सेलुलर राइबोसोम, तो ये प्रोटीन बनेगा। ठीक है, ये लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन वाला प्रोटीन बन गया। इस प्रोटीन में क्या क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, इसके पास प्रोटीएज है, इसके पास इंटीग्रेज है। अब जब तक कि प्रोटियोलिटिक क्लीवेज नहीं होगा, मतलब प्रोटीएज एक्टिविटी जब तक कि नहीं यहाँ होगा तब तक ये अलग नहीं होगा, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज अलग नहीं होगा तो ये पॉलीमराइजेशन का काम ब्लॉक हो जाएगा, इंटीग्रेज ब्लॉक हो जाएगा, उसी तरह से प्रोटीएज ब्लॉक हो जाएगा। तो इसी प्रोटीएज के एक्टिविटी को लोपिनावीर,
एम्प्रीनावीर, रिटोनावीर, नेल्फिनावीर, इंडिनावीर, सिक्वेनावीर, डारूनावीर इसी प्रोटीएज एक्टिविटी को ब्लॉक करता है। याद रहे कि गैग जीन का एक्सप्रेशन प्रोटीन बनाएगा और वो प्रोटीन P24 और P17 होगा। इसी प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन में बना हुआ प्रोटीन को फ्रेगमेंटाइज नहीं होने देता। ये प्रोटीएज एक्टिविटी को ही ये ड्रग ब्लॉक करता है। अब इन्व जीन, ये जो इन्व जीन है, इन्व जीन का भी एक्सप्रेशन होने के बाद ये जो ग्लाइकोप्रोटीन GP160 बनाता है और GP160 फर्दर GP41 और GP120। लेकिन याद ये रहे कि ये जो इन्व जीन का प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी, प्रोटीएज एक्टिविटी वायरल प्रोटीएज एक्टिविटी नहीं है, ये सेलुलर प्रोटीएज एक्टिविटी है। मतलब इससे जो प्रोटीन बनेगा उसके बाद उसमें शुगर ऐड होगा, इसलिए ग्लाइकोप्रोटीन ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होगा। तो ये GP160 से GP41 और GP120 में फ्रेगमेंटाइज होना दरअसल ये वायरल प्रोटीएज एक्टिविटी से नहीं होता, ये सेलुलर प्रोटीएज एक्टिविटी से होता है। यही कारण है कि इसके लिए कोई ड्रग्स यूज़ नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि हमारे ही सेलुलर प्रोटीएज एक्टिविटी को ये एक्सप्लॉइट करता है। यहाँ ये GP41 और GP120 में कन्वर्ट होने के लिए। तो अगर हम इसके अगेंस्ट ड्रग देंगे तो हम अपना ही सेलुलर प्रोटीएज को इनहिबिट कराएंगे, तो बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे सेल के अंदर ब्लॉक हो जाएगा, जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इसीलिए दरअसल ये GP इसके लिए कोई ड्रग नहीं है। गैग जीन का जो प्रोडक्ट है उसको फ्रेगमेंट अलग स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोटीएज एक्टिविटी है उसको ब्लॉक करने वाला ये ड्रग है। उसी तरह से ये पॉल जीन का जो प्रोडक्ट है उसको प्रोटीएज एक्टिविटी से जो फ्रेगमेंटाइज करके अलग अलग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज और इंटीग्रेज अलग स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड चेन में फ्रेगमेंटाइज करने वाला जो प्रोटीएज है, वायरल प्रोटीएज, उसको ये ड्रग इनहिबिट करता है। ये इन्व जीन के प्रोडक्ट को नहीं करता। एक और जीन का चर्चा किए हुए हैं, वीप जीन। ये एक्चुअली वायरल इन्फेक्टिविटी फैक्टर है। ये वायरल इन्फेक्टिविटी फैक्टर, इसका प्रोटीन बड़ा इंपॉर्टेंट इस मामले में है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक सेल होता है नाइव टी सेल और एक होता है मैच्योर टी सेल। नाइव टी सेल का मतलब है कि वैसा टी सेल जिसको अभी तक किसी एंटीजन का एक्सपोजर नहीं है, तो इमैच्योर है, उसको किसी तरह के एंटीजन से अभी एक्सपोजर नहीं है। तो वैसे एंटीजन, वैसे नाइव टी सेल के पास एपोबेक 3G एंजाइम होता है, एक तरह का साइटिडीन डीएमिनेज है जो साइटोसिन को यूरासिल में कन्वर्ट करता है। मतलब अगर कोई वायरस जैसे इन्फेक्ट करेगा नाइव टी सेल को, तो नाइव टी सेल क्या करेगा कि साइटिडीन डीएमिनेज एक्टिविटी जो कि एपोबेक 3G है, ये क्या करता है कि साइटोसिन को यूरासिल में कन्वर्ट कर देता है, जिसके चलते होगा क्या कि वायरस का रीडिंग फ्रेम गड़बड़ा जाएगा। डीएनए में अगर बेसिकली यूरासिल आरएनए का कंपोनेंट है, अगर डीएनए में साइटोसिन का ये कन्वर्जन यूरासिल में कर दे रहा है तो एक्सप्रेशन फॉल्टी हो जाएगा, प्रोटीन नहीं बना पाएगा वायरस। तो ये स्ट्रेटजी है, डिफेंसिव मैकेनिज्म है एक तरह से कहें नाइव टी सेल के पास। तो वायरस इसको भी एक्सप्लॉइट कर लेता है। वायरस बीफ जीन के प्रोडक्ट को एपोबेक 3G के साथ बाइंड करा लेता है और अब नाइव टी सेल कन्वर्ट नहीं कर पाता साइटोसिन को यूरासिल में, और इस तरह से वायरस अपना रेप्लिकेटिंग मशीनरी और प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को रोक नहीं पाता। मतलब ये जो एपोबेक 3G एक्टिविटी ये ब्लॉक कर देता है, जिसके चलते नाइव टी सेल अब कन्वर्जन साइटोसिन का यूरासिल में नहीं कर पाता। तो यही कुछ ड्रग हैं जिसको हम लोग को
आज के लेक्चर में पढ़ना था। अब सबसे बड़ा बात है कि ये जो प्रोटीएज इनहिबिटर है उसका क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो बेसिकली साइड इफ़ेक्ट, कुछ इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट जो सीवियर साइड इफ़ेक्ट के अंदर आता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे साइड इफ़ेक्ट ऑफ प्रोटीएज इनहिबिटर की बात करें, ये प्रोटीएज इनहिबिटर ड्रग साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो सबसे पहला लिख सकते हैं नौजिया, दूसरा लिख सकते हैं डायरिया, तीसरा सी लिख सकते हैं इंसोम्निया, डी लिख सकते हैं लिपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम। ये देखिए लिपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम, ये क्या होता है? इसका मतलब है इंक्रीज इन ग्लूकोज लेवल, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, मतलब हाइपरग्लाइसेमिक हो सकता है पेशेंट। दूसरा इंक्रीज इन लिपिड, लिपिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल। चौथा क्या इसी के अंदर क्या हो सकता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, जो बहुत खराब बात है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। और एक और जो साइड इफेक्ट है, जो बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है, स्टोन फॉर्मेशन इन किडनी, कभी कभी गॉल ब्लैडर में भी स्टोन हो सकता है। और एक कॉन्सिक्वेंस साइड इफेक्ट के तौर पे हो सकता है कि बिलीरुबिन इंक्रीज कर जाता है। बिलीरुबिन में भी स्पेशली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों इंक्रीज कर जाता है। ऐसे ये जो प्रोटीएज इनहिबिटर ड्रग्स के चलते, मतलब देखिए नौजिया, डायरिया, इंसोम्निया, लिपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जा रहा है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जा रहा है, लिपिड का लेवल बढ़ जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जा रहा है। साथ ही साथ ये जो फैट डिपोजिशन हो जाता है बॉडी में, फैट डिपोजिशन, ये भी एक तरह का साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है। साथ ही साथ स्टोन फॉर्मेशन किडनी और गॉल ब्लैडर में, रीनल स्टोन और ये गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो सकता है। बिलीरुबिन का लेवल बढ़ सकता है और लिपोडिस्ट्रोफी सिंड्रोम में इंक्रीज इन ग्लूकोज, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल और इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये तमाम तरह का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है ये प्रोटीएज इनहिबिटर ड्रग जब दिया जाए तो आज के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर पूछें। थैंक यू, धन्यवाद।